आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, चूँकि पहले हम लोगों ने अपने इस एनसीईआरटी के हिस्ट्री से पहला वाला चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा सा रिकैप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके इन दोनों चैप्टर में कनेक्शन जोड़ पाएंगे और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, चूँकि यहाँ पे बात होगा यूरोप के बारे में और बात होगा यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं क्या है। और ये मेरा मानना है कि जब तक आप इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाएंगे ना, तब तक आपके चैप्टर मतलब डाउट में रहेगा ये। तो पहले हम लोगों ने ये जान लेना है कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने क्या पढ़ा। यदि हम लोग मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर रिवाइज करना चाहें पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को, तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पढ़ा कि फ्रांस में राज था मोनार्की का, ठीक है, जिसमें लुईस 16 राजा बन चुके थे और उसके पहले उसके पापा, उसके दादा, है ना, उसके भी बाप, उसके भी पापा, उसके भी दादा राज करते रहे होंगे फ्रांस में। यानी कि फ्रांस में लुईस जो फैमिली था वो इतना लंबा था कि जो वहाँ का राजा होता था उसी का बेटा राजा बनता था। जैसे लुईस 16 यदि वहाँ का राजा बना, इसका मतलब है उसके पहले उसके पिताजी वहाँ पे राजा रहे होंगे। तो फ्रांस बेसिकली मोनार्की सिस्टम था, राजा का बेटा ही वहाँ पे राजा बनता था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे लुईस 16 धीरे धीरे लोगों पे अत्याचार करने लगा था, टैक्स बढ़ाने लगा था। तो लोगों को ऐसी चीज़ देखना मतलब देखा नहीं गया उनसे, उनको लगा ना कि यार अब बगावत नहीं करेंगे, अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब आवाज़ उठाएंगे। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा वो करना पड़ा थर्ड स्टेट को। याद कीजिए, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो मज़े में रहता था, उनको ना टैक्स पे करना है ना किसी प्रकार का झंझट है, कुछ नहीं। दिक्कत जो होता था वो हमारा थर्ड स्टेट के लोगों को होता था। और थर्ड स्टेट में बेसिकली हमारे कौन थे, मिडिल क्लास, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास के लोग, किसान, पीजेंट्स, फार्मर, वीवर, है ना, यही सब लोग थे। टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, यही सब थे हमारे बेसिकली। तो ज़्यादा जो समस्या करना पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो करना पड़ा थर्ड स्टेट के लोगों को। ठीक है, लेकिन फिर उन लोगों को भी लगा ना कि यार कब तक सहेंगे हम लोग, है ना, कभी तो हम आवाज़ उठाना पड़ेगा। फिर उन लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आया, उन लोगों ने समझा कि नहीं, हमको अपने हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। फिर उन लोगों ने अपनी लड़ाई को लड़ा। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि लुईस 16 को फांसी हो जाता है बाद में, है ना, फिर लुईस 16 का राज खत्म होता है। उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस में एक अच्छा सिस्टम आने लगता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फ्रांस एक लौता ऐसा कंट्री बना जिसने पहली बार कुछ अलग किया था। मतलब कि पूरी दुनिया जहाँ पे राजा के अंडर में काम करता था, राजा के पैरों पे गिरा हुआ रहता था, वहाँ पे फ्रांस एक ऐसा पहला कंट्री बना जिन्होंने राजा को ही फांसी पे लटका दिया। सोचो। और अब ये आप ऐसे समझो कि जिस समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय पे लगभग दुनिया में हर जगह पे राजा महाराजा वाला ही सिस्टम था। 99% आप कह सकते हैं, है ना। तो आप जरा खुद सोचो, मतलब यहाँ पे आप लॉजिक लगाओ कि एक ऐसा कंट्री जो पूरी तरीके से बदल चुका है, राजा के अंडर में नहीं है बल्कि राजा को ही फांसी पे चढ़ा दिया, तो बताइए क्या इस कंट्री को देखकर बाकी कंट्री के लोग इंस्पिरेशन लेंगे या उनको डर लगेगा। इंस्पिरेशन लेंगे। और यही चीज़ हुआ। जैसे जैसे फ्रांस एक अच्छा कंट्री बनता चला गया, बगल बगल वाले कंट्री भी ये देखते चले गए कि जब फ्रांस ऐसा कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और हर जगह पे राजा का सिस्टम यही था, चाहे प्रजा का पेट भरे ना भरे, हमारा खजाना, हमारा पेट भर जाना चाहिए, ये राजा चाहता था हर जगह पे। फ्रांस का भी वही कहानी था, जर्मनी का वही कहानी था, इटली का वही कहानी था, ग्रीस का वही कहानी था, हर जगह का कहानी हमारा एक था। और चूंकि फ्रांस हमारा एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है, यूरोप क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है, और उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा छोटा सा कंट्री फ्रांस है, जिस तरीके से एशिया के अंदर हमारा छोटा सा कंट्री इंडिया है ना। अब जब फ्रांस में ये सब घटना घटा, वहाँ पर सिस्टम बदलने लगा धीरे धीरे, तो पूरे यूरोप में यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में ये बात धीरे धीरे फैलता चला गया
कि जब फ्रांस के लोग ऐसा कर सकते हैं, जब फ्रांस के लोग अपने यहाँ पे अच्छा सिस्टम ला सकते हैं, तो हम अपने कंट्री में क्यों नहीं ला सकते हैं। तो फ्रांस को देखते देखते जर्मनी ने सीखा, इटली ने सीखा, ग्रीस ने सीखा, इवन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग इंडिया के लोगों ने भी सीखा है। इंडिया के लोगों ने भी सीखा कि किस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है और किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो अब ये जो हमारा फ्रांस में सब सिस्टम हो रहा था, इतना फ्रांस में बदलाव हो गया, पूरी तरीके से वहाँ के लोग खुशहाली का जीवन जीने लगे थे, कोई इस पर अब रूल करने वाला तो था नहीं, तो वहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं एक अच्छा सिस्टम आ चुका था। तो इसी का संदेश जो है ना पूरे यूरोप में फैल गया। अब जब पूरे यूरोप में फैल गया तो ऑब्वियस सी बात है यूरोप के हर जगह के लोग क्या चाहेंगे, हमारे यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम आए जैसा फ्रांस के यहाँ पे आया। तो अब उस प्रकार से हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि पूरे के पूरे यूरोप में किस तरीके से मैसेज फैला, कि मतलब पूरे यूरोप में ना ये मैसेज फैल चुका था कि जैसे फ्रांस ने अपने स्थिति को बदला उसी तरीके से हम लोग भी बदलेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली आपका 2 हिस्सों में बंटने वाला है। पहला हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप में फ्रांस को देखते हुए, फ्रांस से सीख लेते हुए पूरा यूरोप कैसे बदला, पहला हम लोग ये देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे द रशियन रेवोल्यूशन, जैसे आपने पढ़ा ना द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसी प्रकार से हम लोग इसमें पढ़ने वाले द रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन हमारा कहाँ से शुरुआत होगा इस चैप्टर में हम लोग आगे बात कर लेंगे, टॉपिक ही आपका शुरुआत हो जाएगा द रशियन रेवोल्यूशन, वहाँ से हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा जो भी बात होगा वो बात होगा यूरोप के बारे में, याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो चैप्टर शुरू किया जाए। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, वो आपका है सोशलिज्म, है ना। सोशलिज्म आखिर क्या होता है। यूरोप को समझ में आता है कि कॉन्टिनेंट है ना। रशियन रेवोल्यूशन भी समझ में आता है कि जहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ होगा वो क्या कहाँ पे हुआ होगा, रशिया में हुआ होगा। लेकिन सोशलिज्म का मतलब क्या है समझते हैं इसके बारे में। तो जैसा हमने यहाँ पे कहा कि आपका ये चैप्टर बेसिकली 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक हम लोग पढ़ेंगे पहले यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ, वहाँ का सिस्टम कैसे बदला, वैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि आखिर सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। सोशलिज्म is an idea that is based on the belief that all people are equal and property should be equally distributed in society. सोशलिज्म बेसिकली एक विचारधारा है। देखिए एक बात और यहाँ पे आपको बता देते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में ISM लग जाए, जैसे यहाँ पे सोशल है लास्ट में लग गया ISM इज्म, जिस वर्ड के लास्ट में ISM लग जाए समझ जाइएगा वो बात कर रहा है किसी विचारधारा के बारे में, किसी सोच के बारे में, किसी विचार के बारे में वो बात कर रहा है। तो सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म एक आइडिया है जो किस चीज़ों पे बात करता है, वो इस पे बात करता है कि सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग कैसे हैं, इक्वल हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, सब कोई एक बराबर है, इक्वल है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, सोसाइटी में जितने भी प्रॉपर्टी हैं सभी को प्रॉपर्टी पे बराबर अधिकार है। किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के पास बराबर प्रॉपर्टी। अच्छा बताइए, ये जो सोशलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहां से निकला होगा और पूरे यूरोप में फैल गया होगा, फ्रांस से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्रांस में आपने क्या पढ़ा, देखो सोशलिज्म में ना 2 चीजों के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। पहला इक्वालिटी के ऊपर, दूसरा प्रॉपर्टी के ऊपर। और ये दोनों का दोनों चीज आपने देखा कि फ्रांस में बहुत ज्यादा खराब था। पहली बात, फ्रांस में इक्वालिटी था नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट बड़ा अमीर थे, वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे, अपने आप को हर चीज वो लोग मानते थे। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग बहुत ही गरीब थे, प्लस वो लोगों को कभी मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे बेसिकली कहा यह गया है कि सोशलिज्म का मतलब है कि सोसाइटी में हर लोग क्या है, इक्वल है। कोई फर्स्ट स्टेट नहीं, कोई सेकंड स्टेट नहीं, कोई थर्ड स्टेट नहीं, सब आपस में इक्वल है, पहला चीज। दूसरा चीज प्रॉपर्टी के बारे में, और प्रॉपर्टी का भी यदि आपको केस याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग बहुत पढ़े हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास प्रॉपर्टी बहुत होता था, लेकिन क्या थर्ड स्टेट के पास होता था? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना साथ साथ में आपको चैप्टर 1 से भी कनेक्ट करते हुए चलने के लिए कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो बेसिकली सोशलिज्म का जो ये आइडिया था ये फ्रांस से निकला और पूरे यूरोप में फैल गया। जो इस चीज़ पे बात करता था, सोशलिज्म का मतलब ये हो गया कि सोसाइटी में रहने वाले हर लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सभी के पास प्रॉपर्टी
इक्वल होंगे, किसी के पास ज़्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। ये हमारा सोशलिज्म का मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत लोग हम लोग इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, तो हम लोग अब अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक पे आ सकते हैं। पहला टॉपिक है आपका लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म हैं, और ये तीनों अलग अलग टर्म नहीं है, बल्कि तीनों अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर है क्या। सबसे हम लोग पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, देखते हैं तो तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। रेडिकल्स, उसके बाद लिबरल, और उसके बाद फिर हमारा कंजर्वेटिव। ये तीनों के तीनों लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। क्या है समझते हैं, देखिए। लिबरल्स वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। देखिए, मतलब कि जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ ना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय पे ना पूरे यूरोप में आपको 3 प्रकार के लोग देखने को मिले। ठीक है, पहला लिबरल, दूसरा रेडिकल, और तीसरा आपका कंजर्वेटिव। अब ये 3 अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तीनों के विचारधारा अलग होंगे, बिल्कुल होंगे। तीनों के बारे में देखते हैं क्या है, देखिए। लिबरल्स वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। लिबरल्स लोग ना सोसाइटी में चेंज चाहते थे, मतलब कि हमारा सोसाइटी बदलना चाहिए, मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर आए, ये चाहते थे लिबरल लोग। ठीक है, आगे। लिबरल्स वांटेड सेक्युलरिज्म, इट मींस एवरी रिलीजन इज इक्वल एंड एवरीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन। तो लिबरल जो थे ना, वो लोग सेक्युलरिज्म पे विश्वास करते थे, मतलब कि हर आदमी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उस पर कोई प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, मतलब कि इंडिया में आदमी को जिस धर्म को मानना है आप उसको मानो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो लिबरल्स क्या चाहते थे, पहली बात सोसाइटी में चेंज आए। दूसरा बात, लिबरल ये चाहते थे कि हर आदमी के पास ये अधिकार है कि वो जिस धर्म को फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। तीसरा चीज क्या था, लिबरल्स अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। और लिबरल ये भी चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर होते हैं ना, यानी कि जो राजा महाराजा लोग होते हैं, उनके पास सारा पावर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात इनका कहना है, क्योंकि सारा पावर होगा ना तो फांसी भी वही देंगे, नियम भी वही बनाएंगे, पालन भी वही करवाएंगे, ये गलत चीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में देखो, कानून कोई और बनाता है, पालन कोई और करवाता है, सजा कोई और देता है, ये अच्छा सिस्टम है। तो लिबरल लोग ये चाहते थे कि जो सारा का सारा पावर होगा ना कंट्री के अंदर, वो राजा के पास नहीं होगा, बल्कि हर किसी के पास पावर बांटा हुआ होगा, सबका पावर अलग अलग होगा। तो ये एक अच्छा सोच है। ठीक है, आगे। दे वांटेड द राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, मोनार्की। अच्छा, मोनार्की में पहले क्या होता था ना, जिस पे राजा को गुस्सा आ गया उसको फांसी का सजा दे देते थे, उसका गर्दन काट दिया, उसका हाथ काट दिया, उसका गला काट दिया, उसका पैर काट दिया, ऐसा होता था। यानी कि आदमी के पास अपना खुद का आज़ादी नहीं होता था। तो लिबरल लोग ये चाहते थे कि नहीं, हर आदमी के पास अपना खुद का आज़ादी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है इनका कहना, बिल्कुल सही सोच था ये। आगे, दे वांटेड अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सोचो कितना अच्छा विचार है इन लोगों का। ये लोग चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने, जो सरकार बने, वो राजा के द्वारा ना बने, बल्कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा, वोट किया जाएगा, फिर हमारा गवर्नमेंट बनेगा, जैसे इंडिया में बनता है वैसा ये लोग चाहते थे। आगे, दे वांटेड अ जुडिशियरी सिस्टम दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा जुडिशियरी सिस्टम आए, यानी कि यदि कोई गलती करे तो सजा देने का ऐसा सिस्टम आए जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि उसके ऊपर ना ही राजा का हुक्म चलेगा, ना ही किसी ऑफिसर का हुक्म चलेगा, बल्कि जुडिशियरी जो चाहेगा, जो जज चाहेगा, वो फैसला होगा। बिल्कुल सही कहना था इसका। ठीक है, आगे। लेकिन एक ना लिबरल में खराबी भी था, बहुत बड़ा खराबी था। क्या खराबी था, देखो। यहाँ तक जो आपने पढ़ा ना, ये सब लिबरल का अच्छा ही था, जो कि एक अच्छा वे लोग विचार रखते थे। लेकिन इसमें कुछ खराबी भी है। खराबी क्या है, देखो। बट लिबरल्स डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका यही था। मतलब होता है ना, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होता है। तो लिबरल लोगों का विचार बहुत अच्छा था, लेकिन इनमें एक कमी था। क्या कमी था, ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हर किसी को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, ये लोग चाहते थे। देखो, हालांकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि सबको वोटिंग राइट मिले, लेकिन ये लोग चाहते थे नहीं, सबको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको क्या लग रहा है, अच्छा या खराब? खराब लग रहा है थोड़ा सा, इनका विचार हमको उठ पटांग लग रहा है। अरे भाई, जब तुम इतना अच्छा अच्छा विचार रखते हो तो तुम वोटिंग राइट से सभी को अलग क्यों करना चाहते हो? सबको वोटिंग राइट दो, सबको अधिकार होना चाहिए अपने लीडर को चुनने का,
है ना। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव्ड दैट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव द राइट टू वोट। इनका मानना यह था कि जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी होगा, जमीन जायदाद घर बिल्डिंग विल्डिंग होगा, केवल उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत सोचता है इनका। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, ऑल्सो दे डिड नॉट वांट द वोटिंग राइट फॉर वोमेन, बल्कि ये वोमेन को भी वोटिंग राइट नहीं देना चाहता था। देखो इसमें ना सवाल पूछा जाता है आपसे, पूछेगा कि लिबरल्स लोगों का मेरिट क्या था, यानी कि वो लोग क्या चाहते थे, और उनका डी मेरिट क्या था। मेरिट तो आपने देख लिया, वो लोग क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे, हर आदमी हर एक रिलीजन को फॉलो कर सके, है ना। वो लोग चाहते थे कि हर पावर राजा के पास ना हो। उसके बाद फिर वो लोग चाहते थे कि आदमी का अपना खुद का आज़ादी हो, ऐसा नहीं कि राजा के मन में वो फांसी दे दो तो फांसी दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और ये लोग चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो लोगों के राइट, मतलब कि लोग वोट देंगे, मतलब कि लोगों के सहमति से बनना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था? हाँ एक बात और, ये लोग जुडिशरी कैसे चाहते थे, इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में ना रहे वो। लेकिन इसका ड्रॉबैक यह था कि लिबरल लोग ना ये नहीं चाहते थे कि हर किसी को वोटिंग राइट मिले। वो लोग चाहते थे कि केवल जिसके पास प्रॉपर्टी है ना, केवल वही लोग वोट दे सके, और ये लोग वुमेन को भी वोटिंग राइट देना नहीं चाहते थे। यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो ये हम लोगों ने लिबरल के बारे में पढ़ा है, कोई दिक्कत इसमें? तो लिबरल का मतलब हो गया वैसे लोग जो इस प्रकार के विचारधारा रखते थे उस समय पे यूरोप में, ठीक है। अगला था हमारा क्या, रेडिकल। अब देखते हैं कि आखिर रेडिकल क्या थे भाई, रेडिकल लोग अपना कैसा विचार रखते थे, ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कहा आपको कि उस जिस समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय पे यूरोप में 3 प्रकार के लोग थे, 3 अलग अलग विचारधारा के लोग थे। पहला लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। तो लिबरल के बारे में हम लोग पढ़ चुके, अब रेडिकल देखते हैं क्या होता है। देखिए रेडिकल क्या है, और तीनों के विचारधारा में ना फर्क है, इस बात को आप याद रखिएगा, तीनों अलग अलग सोचते हैं। क्या है देखिए, रेडिकल्स wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population। देखो ये लोग ये चाहते हैं ना, रेडिकल ये चाहते हैं कि कंट्री में गवर्नमेंट वही बनाएगा जिसका कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा। क्या ये गलत बात है या सही है? बिल्कुल गलत है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, हिंदू रिलीजन का है, इस अकॉर्डिंग तो हिंदू का केवल गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारे पार्लियामेंट में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, सब कोई है ना। लेकिन रेडिकल ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो कंट्री में बनेगा ना, अलग अलग कंट्री में जो गवर्नमेंट बनेगा उसमें केवल गवर्नमेंट में वो लोग शामिल होना चाहिए जिसका कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा। ये इनका विचारधारा था, जो कि हमको बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। लिबरल्स सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट। लेकिन इन लोग देखो, हमने फिर से वही बात कहा, हर आदमी में कुछ खराबी हो तो कुछ अच्छाई भी है। इनका खराबी क्या था? खराबी यह था कि ये चाहते थे कि गवर्नमेंट वही लोग बनाए, गवर्नमेंट में वही लोग आएंगे, पावर में वही लोग आएंगे जो केवल कंट्री में पॉपुलेशन में ज्यादा होगा। लेकिन इसका अच्छाई क्या था? देखो अच्छाई इनका यह था कि वुमेन के सफ्रेगेट मूवमेंट में इन लोगों ने सपोर्ट किया। अब सवाल है कि सर सफ्रेगेट मूवमेंट क्या है, उसके बारे में देख लो। अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, यानी कि वैसा मूवमेंट जिसमें महिलाएं इस प्रकार से आंदोलन करती है कि हमको क्या दिया जाए, राइट दिया जाए, वो भी किसके लिए, वोट के लिए, है ना। यानी कि जब महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए मूवमेंट चालू किया तो रेडिकल्स लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया कि नहीं आप लोग आगे बढ़िए, आपका मूवमेंट करना सही है, आपका जायज है, हम आपका पीछे से सपोर्ट करेंगे। तो देखो इनका गलत चीज ये था कि ये चाहते थे कि गवर्नमेंट में केवल वही लोग आए जिसका कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो। ये इनका मेरिट है। लेकिन डीमेरिट क्या था? सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो डीमेरिट हो गया। मेरिट इनका ये था कि ये लोग चाहते थे कि महिलाओं को वोटिंग राइट मिले, ठीक है, ये इनका अच्छा पॉइंट था। आगे, रेडिकल्स अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। और एक और अच्छा बात क्या था इनमें, देखो रेडिकल्स ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं ना, जो अपने पास 100 बीघा 200 बीघा जमीन रखे हुए हैं, वो उनके पास नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, सोसाइटी में गरीब और अमीर के बीच में ना दरार पैदा होता है। कोई गरीब है, गरीब होता जा रहा है, कोई अमीर है, अमीर होता जा रहा है। अब आपको क्या पता है कि जो जमींदार है जिसके पास 100 बीघा जमीन है, हो सकता है ना कि वो गरीब को मार पीट के जमीन ले लिया हो सकता है कोई गलत तरीका से ले लिया हो। तो रेडिकल से चाहते थे जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं ना, उनके जमीन को उससे लिया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए। बिल्कुल सही सोच था इनका। दूसरा बात ये लोग ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक है ना, उनके प्रॉपर्टी को भी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मालूम है क्यों? क्योंकि आगे आपको मिलेगा, पहले के उस समय पे यूरोप में जो बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग थे ना, वो लोग अपने यहाँ पे वर्कर को बैल के तरह काम करवाते थे।
मतलब काम करो, पैसा कम देंगे, खाना पीना कुछ नहीं, बस काम करो, ये चीज़ था। आगे आपको मिलेगा कि यूरोप में एक समय ऐसा आया था जहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, रोजगार के लिए लोग रोड पे भटक रहे थे। तो यहाँ पे लोगों के पास क्या था, मजबूरी था कि भैया तुम हमको 5 ही रुपया दो, लेकिन हमसे काम तुम करवाओ, फ्री में कोई पैसा क्यों देगा। तो लोग यहाँ पे मजबूरी में काम करते थे कि हाँ कोई बात नहीं, तुम हमको मारोगे पीटोगे हम सह लेंगे, लेकिन हमको कुछ अपने काम के बदले पैसा दे देना था कि हम अपना घर परिवार चला सके। तो रेडिकल्स ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग अपने कब्जे में लेके बैठे हुए जमीन, ये सब, उस जमीन को लिया जाए और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, अच्छा विचार था इनका। दूसरा ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक है ना, जो गलत तरीके से अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं, लोगों से 8 घंटे का बात हुआ है वो 16-16 घंटा काम करवा रहा है, उसके प्रॉपर्टी को लेके लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या फिर लोगों को अच्छी तरीके से बेच दिया जाए, पैसा दिया जाए। ठीक है, आगे रेडिकल्स वेयर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। आपने ये भी देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के हाथ में बहुत ज़्यादा जमीन होता था, लेकिन ये क्या चाहते थे रेडिकल ये चाहते थे कि किसी के हाथ में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सबके हाथ में प्रॉपर्टी बराबर होना चाहिए। तो इनका मेरिट और डिमेरिट क्या है, इनका मेरिट तो बहुत सारा है, लेकिन इनमें ना एक डिमेरिट भी था। क्या डिमेरिट था, ये चाहते थे कि कंट्री में गवर्नमेंट उनका बने जो कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा में, ये इनका डिमेरिट है। बाकी इनका मेरिट क्या था, मेरिट ये था कि चाहता था कि वुमेन को वोटिंग राइट टू वोट मिले, है ना, बड़े बड़े लैंड ओनर के पास इतना जमीन ना हो, बड़े बड़े फैक्ट्री के ओनर जो गलत तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको रोका जाए, और इनका ये भी मानना था कि सब ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक आदमी के पास उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इनका सोच था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो था ना, ये सबसे अलग था। हालांकि आपको ना कुछ सिमिलरिटी लिबरल्स और रेडिकल में दिखा होगा, यानी कि वो लोग कुछ बदलाव अच्छा चाहते थे, है ना। मतलब कि थोड़ा सा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरऑल एक एवरेज निकाल के देखा जाए तो रेडिकल और लिबरल थोड़ा बहुत तो सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचते थे, लेकिन कंजर्वेटिव तो सबसे अलग था, ये सबसे मतलब अलग रहना चाहता था। ये क्या था देखो, कंजर्वेटिव्स वेयर अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स, यानी कि इनको ना जरा सा भी लिबरल लोग और रेडिकल लोग पसंद नहीं आते थे, इनको यानी कि उनका जो विचार था इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये बिल्कुल अलग सोचते थे। क्या सोचते थे देखिए, कंजर्वेटिव्स सपोर्टेड द आइडिया ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी, मतलब कि कंजर्वेटिव जो लोग थे ना वो यही चाहते थे कि दोबारा हर जगह पे यूरोप में क्या आ जाए, क्लर्जी और नोबिलिटी वाला सिचुएशन आ जाए, यानी कि वही राजा महाराजा वाला चर्च वाला सिस्टम ये सब आ जाए। मतलब पूरा यूरोप इससे निकलना चाह रहा है और ये उसी में ढुकना चाह रहा है, जो कि गलत चीज़ है ना। तो कंजर्वेटिव लोग यदि आपसे पूछे कि बताओ कौन था, तो सिंपल से बताइएगा कि कंजर्वेटिव लोग ये वो लोग थे जो कि पूरी तरीके से लिबरल्स और रेडिकल्स के खिलाफ थे, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग चाहते थे कि दोबारा कैसा सिस्टम आ जाए, मोनार्की वाला सिस्टम आ जाए। भाई क्लर्जी और नोबिलिटी का मतलब क्या, सिंपल सा मोनार्की वाला सिस्टम आ जाए। तो ये इनका विचारधारा था। अगला है कंजर्वेटिव्स आल्सो वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी बट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। देखो कंजर्वेटिव लोग ना सोसाइटी में बदलाव तो चाहते थे, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि अचानक कोई बदलाव आए, वो लोग नहीं चाहते थे कि अचानक मोनार्की वाला सिस्टम खत्म हो जाए। वो देखो वो लोग भी बदलाव चाहते थे, लेकिन अचानक खत्म हो जाए मोनार्की वाला सिस्टम, ये लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा बेसिकली आपने 3 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा और 3 अलग अलग विचारधारा के बारे में आपने पढ़ा। तो लिबरल्स का विचारधारा अलग है, वो कुछ और सोच रहा है, रेडिकल्स का विचारधारा कुछ और है, कंजर्वेटिव का कुछ और है। तो यहाँ पे हम कहना यह चाहते हैं कि उस समय पे यूरोप में बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरी में हमारा पूरा सोसाइटी बट गया था उस समय पे यूरोप में। ठीक है, अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग अलग अलग थे उस समय पे। ठीक है, लेकिन जो अच्छा विचार रखने वाले थे ना वो हमारे 2 ही थे, रेडिकल्स और लिबरल, क्योंकि इन दोनों का विचार कुछ मिलता जुलता भी है। हालांकि दोनों में खराबी है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अच्छाई भी तो है, दोनों सोसाइटी के बारे में सोच भी तो रहा है ना। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी कि हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि यूरोप में एक ऐसा भी समय आया था जहाँ पे पूरी तरीके से इंडस्ट्री लग रहे थे, पूरा सोसाइटी चेंज हो रहा था, है ना। लोग गांव से शहर की ओर मूव कर रहे थे रोजगार के तलाश में कि हाँ भैया रोजगार मिल जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।